Good morning, children. Welcome back in your SST class. So, today we are going to study fourth chapter of your civics book, that is the judiciary. So, here you will learn about the structure and working of the Indian judiciary, about the Supreme Court and High Courts, about the functions and role of the subordinate courts, why it is important for judiciary to be independent. So laws are the pillars that support the functioning of a democracy. Laws वो pillars हैं जो democracy के functioning को support करते हैं. But if there are laws, that is also dissent and violation of laws. लेकिन अगर laws हैं तो वहाँ पे असहमति भी है और laws का violation भी है. So the violation give rise to disputes. और laws के violation क्या करते हैं? ये they give rise to disputes, उससे झगड़े होते हैं which could be between individuals, और वो झगड़े या तो कुछ लोगों के बीच में होंगे या फिर ग्रुप्स के बीच में, और between individuals and groups, या फिर individuals में या ग्रुप में और गवर्नमेंट में. To resolve these disputes we need a system of courts which is collectively known as judiciary. तो इन disputes को resolve करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए कोर्ट्स का जिसे कलेक्टिवली हम कहते हैं जुडिशियरी. नाउ इंडियन जुडिशियरी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो जुडिशियरी जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट, ये डिफरेंट काइंड्स मतलब डिस्प्यूट्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का. So the judiciary, which is the third organ of the government, is responsible for imparting justice and thereby strengthening democracy. तो जुडिशियरी जो कि गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है. फर्स्ट टू क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो जुडिशियरी जो कि थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए, और एंड देयर बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, और इस तरह से वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं. जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ जुडिशियरी इज इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड ऑन इट्स डिसीजंस. जस्टिस कब पॉसिबल है? तब जब जो जुडिशियरी है वो इम्पार्शियल होके और अनबायस्ड होके डिसीजंस लें. अनबायस्ड मीन्स निष्पक्ष होके. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द जुडिशियरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट of the influence of other two organs of the government, the executive and the legislature. तो जुडिशियरी इम्पार्शियल होके और अनबायस्ड होके डिसीजंस कब लेंगे? जब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होंगे. ये जो अदर टू ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनके इन्फ्लुएंस से जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये इम्पार्शियल डिसीजंस ले सकते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी. The judiciary works through a network of courts. जुडिशरी एक कोर्ट्स की एक नेटवर्क से वर्क करते हैं. For justice to be imparted, there should be more than one court of appeal. और जस्टिस को इम्पार्ट करने के लिए एक से ज़्यादा कोर्ट्स होना चाहिए, कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए. If any person feels that they have been wrongly accused in the first trial, they should have the right to appeal टू ए हायर कोर्ट. अगर किसी को पर्सन को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ट्रायल में उनको रॉन्गली एक्यूज़ किया गया है, तो उनके पास राइट होना चाहिए कि वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकें. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी विथ ए टायर्ड सिस्टम ऑफ ट्रायल कोर्ट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी प्रोवाइड करते हैं विद ए टायर्ड सिस्टम ऑफ ट्रायल कोर्ट्स. द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज़ इन फैक्ट ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द एपेक्स. जो इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो पिरामिड शेप का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स पे हैं, टॉप पे हैं. बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल. हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल का हाईएस्ट कोर्ट है. कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ये
कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एज मैंशनड अबव आवर जुडिशियरी इज़ इंटीग्रेटेड, जैसा कि पहले बताया गया आपको, हमारा जुडिशियरी क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, समकलित। ओके, therefore cases from the lower courts can be appealed to the higher courts and ultimately to the supreme court। तो हमारे जो केस है लोअर कोर्ट्स का, उसको हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हम वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। नाउ रोल ऑफ जुडिशियरी, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ क्लिपिंग्स। Aadhaar constitutional but conditions apply. Supreme Court. On 26 September 2018, Supreme Court ruled that Aadhaar was constitutional but making it compulsory for availing any government service was unconstitutional. Means 26 September 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि यदि आपको आधार बनाने के लिए कहा जाए तो आप मना नहीं कर सकते हैं, बट इसको किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस में उसको कंपल्सरी करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि इससे आपकी सिक्रेसी लीक होती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस दिल्ली गवर्नमेंट। The Delhi government has been asked to explain as how the implementation of odd even scheme for private cars was helping to control pollution in Delhi NCR। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से ये जो आप ऑड इवन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्राइवेट कार्स में, तो इससे क्या पॉल्यूशन कंट्रोल हो रही है। तो ये जो ऑड इवन स्कीम है, इसमें पकड़े जाने पे जो विक्टिम हैं उनको 4000 तक फ़ाइन देना पड़ सकता है। और ये और भी कंट्रीज़ में जैसे स्वीडन है, मैक्सिको है, पेरिस में 2014-16 में ये लागू किया गया था। वहाँ तो पॉल्यूशन में काफ़ी इन्हें राहत मिली, बट दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है इससे। इसमें क्या होता है, जो जिनके नंबर्स जो हैं वो ऑड से एंड होते हैं, वो ऑड डेज में, ऑड डे जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसमें व्हीकल को चला सकते हैं मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, 2 व्हीलर्स हैं, फिर लेडीज़ जिनके पास 12 साल से कम के बच्चे हैं, ये लोग को, इन लोग पे ये नहीं लागू होता है। तो इससे पॉपुलेशन दिल्ली का ज़्यादा नहीं कंट्रोल होता, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली के पॉल्यूशन से ही, के व्हीकल से ही नहीं है, अदर स्टेट्स में जो ये हार्वेस्टिंग टाइम में फसलों को जला दिया जाता है, उसका जो स्मोक है वो भी दिल्ली में जाता है। बट यस, कुछ कंट्रोल होता है। नाउ NCR, व्हाट इज़ NCR? नॉन कॉन्जिएबल रिपोर्ट। ये क्या होती है? ये FIR से पहले दर्ज की जाती है। तो नॉन कॉन्जिएबल रिपोर्ट क्या होती है? जैसे छोटी मोटी चोरी हो गई, जैसे किसी का पर्स कोई ले लिया, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, उसके लिए इसको किया जाता है, नॉन कॉन्जिएबल रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है। और जो बड़े मर्डर हैं या बड़े क्राइम्स हैं, उसके लिए FIR किया जाता है। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट decriminalized begging। What is the meaning of decriminalize? Decriminalize का मतलब है to officially recognize that something is no longer illegal or treated which was earlier treated as a criminal offense। Officially recognize that something is no longer illegal or which was earlier treated as a criminal offense। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने भीख मांगने को ये पहले क्राइम था, अब इसको ये डिक्लेयर कर दिए कि ये क्राइम नहीं है, क्योंकि पहले भीख मांगने का अपराध था, और उस भीख मांगते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको 3 साल की सज़ा होती थी।
अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट पे एक सवाल है। अगर आपके स्टेट के लोग भीख मांग रहे हैं, मीन्स वहाँ की जो ये है फैसिलिटी है वो सही नहीं है। मीन्स इन अगस्त 2018 द दिल्ली हाई कोर्ट नोटेड दैट, अगस्त 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या नोट किया? द स्टेट सिंपली कैनॉट फेल टू डू इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड ए डिसेंट लाइफ टू इट्स सिटीजन्स। एक स्टेट जो है वो अपने ड्यूटी को करने से फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम अपने सिटीजन्स को एक डिसेंट लाइफ देना चाहिए। एंड एड इंसल्ट टू इंजरी बाय अरेस्टिंग, और वो अपने लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए वो मजबूरी में यदि भीख मांग रहे हैं तो उसको उल्टा उनको अरेस्ट करके जेल में डाल के उनकी परेशानियों को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये कोई अपराध नहीं है, वो जीने के लिए भीख मांगते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की फॉल्ट है। सो डिटेनिंग एंड इफ नेसेसरी इम्प्रिजनिंग पर्सनस हु बैग इन सर्च ऑफ एसेंशियल ऑफ बेयर सर्वाइवल, तो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए यदि वो भीख मांग रहे हैं तो उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल के और उनकी परेशानियों को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। So, in the news clippings, we find that the Supreme Court and the High Court have passed judgment on important issues, ranging from questioning government orders to protecting the rights of the people. तो ये जो न्यूज़ क्लिपिंग है जो आपने ऊपर देखा, उसमें हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दे पास जजमेंट, वो जजमेंट पास करते हैं इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे। वो चाहे गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना हुआ या फिर ऑर्डर्स देना हुआ लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दस द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द जुडिशरी इज़ क्वाइट वाइड। तो हम देख सकते हैं कि जुडिशरी का जो वर्क है वो का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, बड़ा है। ब्रॉडली स्पीकिंग द जुडिशरी डज द फॉलोइंग वर्क। ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि जुडिशरी ये काम करते हैं। फर्स्ट, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व करते हैं। ऑल डिस्प्यूट्स दैट अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स, वो सारे डिस्प्यूट्स जो लोगों के बीच में राइज होते हैं। बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ये सारे जो केसेस हैं दे आर रिजॉल्व बाय द जुडिशरी, इनको जुडिशरी ही रिजॉल्व करती है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर? ए पर्सन हुज जॉब इज टू ट्रांसलेट व्हाट समवन इज सेइंग इमीडिएटली इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। So many a times the cases brought before the court require an interpreter of the law. कई बार ऐसा होता है जो केस कोर्ट में आते हैं उन्हें क्या चाहिए, उसमें एक लॉ के इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। और ऐसा कब होता है? when the law on a particular matter is not very clear, जब उस पर्टिकुलर मैटर पे जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और द लॉ इज साइलेंट, या फिर लॉ साइलेंट है उस मैटर पे। इन सच केसेस द डिसीजंस मेड बाय द जजेस रिक्वायर इंटरप्रिटिंग द लॉ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ऐसे टाइम में क्या होता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं जजेस के द्वारा, उन्हें आवश्यकता पड़ती है इंटरप्रिटिंग द लॉ को इंटरप्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। So their decisions then become precedents for other such cases in the future. और उनके जो डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं फ्यूचर में इस तरह के किसी केस के लिए। प्रेसिडेंट्स क्या होता है? पूर्व निर्णय, ठीक है। मतलब जो वो निर्णय लिए हैं वही फिर रिपीट हो सकते हैं, वही डिसीजन फिर से रिपीट हो सकता है। नाउ कस्टोडियन ऑफ द सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। कस्टोडियन क्या होता है? संरक्षक, ठीक है। सो द जुडिशियरी एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। जो जुडिशियरी हैं वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं। इफ सिटीजन्स फील दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड और टेकन अवे, दे कैन मूव टू द कोर्ट्स टू सीक जस्टिस। अगर
सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है या उनसे वंचित कर दिया गया उन फंडामेंटल राइट से इन्हें, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं जस्टिस के लिए। अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, इट कैन बी डिक्लेयर्ड वाइड बाय द जुडिशरी, तो जुडिशरी उसको वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और जुडिशरी की इस पावर को, ठीक है, दिस पावर ऑफ द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जुडिशरी की ये पावर जिससे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, द कोर्ट्स नीड टू फंक्शन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स को उन लिमिट्स के अंदर काम करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए सेट किया है। द पावर ऑफ द कोर्ट टू पास जजमेंट और एनफोर्स लॉ विद इन इट्स स्फीयर इज नोन एज जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स का पावर जजमेंट पास करने का या फिर लॉज को इन्फोर्स करने का अपने स्फीयर के अंदर ही, उससे हम क्या कहते हैं, जुरिस्डिक्शन। द कोर्ट्स एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इन केसेस विच कैन बी हियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट कोर्ट ओनली। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वो केसेस विच कैन बी हियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो केसेस होते हैं जिसको पहली बार कोर्ट में सुना जा सकता है, ठीक है। दिस जुरिस्डिक्शन अप्लाइज टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट, वो जुरिस्डिक्शन कोर्ट में अप्लाई होते हैं वहाँ पे जहाँ पे केस जो है वो ओरिजिनेट होता है। मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो केस होता है जहाँ पे, जिस कोर्ट में जहाँ पे केस ओरिजिनेट हुए हैं। Now appellate jurisdiction, when it hears an appeal against a case which has already been tried by a lower court. Appellate jurisdiction उन केसेस, इसमें कोर्ट उन केसेस को हियर करते हैं, अपील, किसी केस के खिलाफ अपील होती है जिसको ऑलरेडी लोअर कोर्ट में सुना जा चुका है, उसको दोबारा अपील की जाती है हायर कोर्ट्स में कि वो उनके फैसले सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो अपील करते हैं हायर कोर्ट्स में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या था, इन केसेस विच कैन बी हियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे केस फर्स्ट टाइम के लिए सुना जाता है। इन दैट कोर्ट ओनली, उसी कोर्ट में। दिस जुरिस्डिक्शन अपील्स टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट्स, और ये जुरिस्डिक्शन क्या अप्लाई करते हैं, उस कोर्ट में जहाँ पे केस ओरिजिनेट हुआ है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। अब एपीलिएट तो आपने समझ लिया। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, व्हेन इट गिव्स एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, जब ये एडवाइस देते हैं, ठीक है, उन मैटर्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। नाउ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, व्हेन इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, जब ये लोअर कोर्ट्स की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं। ए कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी एक्ट करते हैं। व्हेन इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, एंड इट्स डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोअर कोर्ट्स, और उसके जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट के, वो लोअर कोर्ट्स की बेनिफिट के लिए होते हैं। हु रिफ़र टू इट इन द सिमिलर केसेस, और हायर कोर्ट्स जो रिफ़र किए रहते हैं सिमिलर केसेस में, लोअर कोर्ट्स भी वही रिफ़र कर देते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केसेस, द केसेस ब्रॉट बिफोर द कोर्ट आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल केस। सो क्रिमिनल केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट्स ओवर मनी। क्रिमिनल केसेस डिस्प्यूट जो मनी के ऊपर झगड़े होते हैं, पैसों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, सोशल मैटर है जैसे इनहेरिटेंस, फादर की प्रॉपर्टी का
मालिक कौन है, या फिर मैरिज को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं। सेंटेंसेस अवॉर्डेड इन सिविल केसेस इंक्लूड, और क्या मतलब पनिशमेंट इनको मिलता है, जो डैमेज हुआ है उसका पेमेंट कीजिए, ठीक है। या फिर दिस टाइप ऑफ केस जनरली रिलेट टू ए डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल, या फिर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व ऑफेंसेस लाइक, अब क्रिमिनल केसेस में कैसे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे चोरी हो गई, डकैती है, मर्डर है, चीटिंग है, फिजिकल इंजरी, मारपीट दिया को ज़्यादा। द सेंटेंस अवॉर्डेड, इसमें क्या उनको पनिशमेंट मिलता है, जैसे फ़ाइन हो गई, या फिर कुछ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट, कभी कभी डेथ सेंटेंस भी देना पड़ता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्राइम की ग्रेविटी कैसी है। इन क्रिमिनल केसेस द स्टेट इटसेल्फ इज़ द कंप्लेंट बिकॉज ए क्राइम इज सीन एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। क्रिमिनल केसेस में स्टेट खुद ही क्या है, ये कंप्लेंट है, क्योंकि क्राइम जो है इसको ऑफेंस के रूप में देखा जाता है एक सोसाइटी के लिए, मतलब लार्ज स्केल में, एंड नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये जो क्राइम है वो सोसाइटी के निगाह में एक सोसाइटी के खिलाफ है ये, ना कि इंडिविजुअल के खिलाफ। नाउ सुप्रीम कोर्ट located in New Delhi, the Supreme Court is the topmost court of the Indian judiciary। तो न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट, ये इंडियन जुडिशरी के टॉप मोस्ट कोर्ट हैं। इट redresses both civil and criminal cases as well as those relating to the interpretation of the constitution। ये क्या करते हैं, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को देखते हैं, और वो केसेस जो which are related to the interpretation of the constitution। Now composition, the Supreme Court consists of a Chief Justice who heads the proceedings of the court। Supreme Court में एक Chief Justice हैं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। There are 25 other judges who work with him, और इनके साथ 25 और जजेस वर्क करते हैं। The Chief Justice is appointed by the President of India। Chief Justice का अपॉइंटमेंट इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं। Other judges of the Supreme Court are also appointed by the President। और अदर जजेस जो हैं, अदर 25 जजेस जो हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बाद। ना क्वालिफिकेशन, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ए हाई कोर्ट एडवोकेट, हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 साल तक काम किए हों, या फिर हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 ईयर्स तक किए हों। ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या फिर ये एक एक्सपर्ट हों लॉ में प्रेसिडेंट की निगाह में। नाउ टेन्योर एंड रिमूवल, once a person is appointed as a judge of the Supreme Court, he can remain in office till he attains the age of 65 years। एक बार ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट हो गया, वो अपने ऑफिस में 65 ईयर्स तक, मतलब अपने 65 ईयर्स के होने तक रह सकते हैं। द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ईजी। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल इतना इजी नहीं है। ही कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट। इनको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं तब जब ये किसी से या तो मिसबिहेव किए हों या ये इनकेपेबल हों। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज इज़ थ्रू इम्पीचमेंट। जज के रिमूवल का जो प्रोसेस है उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस में ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासिस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय ए मेजोरिटी। इसमें हाउस के दोनों हाउस से एक रेजोल्यूशन पास होता है मेजोरिटी से ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ता है वोट करने पे, तो इनका रिमूवल हो सकता है। नाउ पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज द फॉलोइंग jurisdiction. Under original jurisdiction, the Supreme Court is mainly concerned with disputes arising between।
तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो है मेनली कंसर्न करते हैं डिस्प्यूट्स पे जो अराइज होते हैं किसके बीच में, द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, यूनियन गवर्नमेंट और एक और स्टेट्स के बीच में, द यूनियन एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। मतलब यूनियन गवर्नमेंट और कोई भी एक स्टेट और स्टेट्स दूसरे साइड में और एक या एक से ज़्यादा स्टेट अदर साइड में, टू और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज एपीलिएट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपीलिएट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं ओवर द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट के डिसीजंस पे और अदर कोर्ट्स के डिसीजंस पे। द एपीलिएट जुरिस्डिक्शन इज एप्लीकेबल इन, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन किस पे एप्लीकेबल होती है, फर्स्ट केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, केसेस सेंड बाय द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट ने केस सेंड किया है, क्रिमिनल केसेस इन विच ए हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट एंड गिव्स ए डेथ सेंटेंस, किसी क्रिमिनल केस में जिसमें हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज किया है और उसे डेथ सेंटेंस दिया है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ इट्स ओन अर्लियर डिसीजंस, या अपने ही पहले के डिसीजन पे रिव्यू किए हों। Now advisory jurisdiction is exercised by the Supreme Court when the President seeks advice on constitutional issues. Advisory jurisdiction को कब एक्सरसाइज करते हैं, इसका एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे, तब इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिज़ायर्स टू obtain the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जब इंडिया के प्रेसिडेंट को की इच्छा है कि वो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपना ओपिनियन दें किसी क्वेश्चन, लॉ के किसी क्वेश्चन पे या फिर जो कि पब्लिक के इम्पोर्टेंस के लिए हो, ही कैन रिफ़र सच ए मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन, ऐसे मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र कर सकते हैं उनके ओपिनियन के लिए। हाउएवर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, वो उसको अंडर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स बिलो इट एंड सीज वेदर इट इज़ फंक्शनिंग द प्रोसीड्यूर्स और नॉट। और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करते हैं लोअर कोर्ट्स के फंक्शनिंग को और देखते हैं कि हाँ इनका जो प्रोसीड्यूर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो फंक्शंस एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में फंक्शन करते हैं, इनके जो डिसीजंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड दे एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ ए लॉ, और ये क्या एज्यूम करते हैं, कैरेक्टर ऑफ लॉ को एज्यूम करते हैं। नो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंडिया के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो इंडिया के सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग है। So that's all for today. Thank you.